पहला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? ये होती है पिरामिड नुमा, ये ऐसी होती है। सुप्रीम कोर्ट होता है पहले पे, दूसरे पे होता है उच्च कोर्ट, तीसरे पे होता है जिला कोर्ट। ये होती है 3 स्तरीय। भारत में कितने अलग अलग स्तरों की अदालत होती है? 3। ये आपको मैंने इससे पहले बताया था। स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? किस साल में आया था ये? उसके आज़ादी के बाद 1950 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। स्थापना 26 को हुई थी। देखो, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब करते हैं नियुक्ति। भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ये की जाती है 124(2) के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसी न्यायाधीश की एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? प्रेसिडेंट साहब को है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया। यह विधेयक संशोधन करना चाहता है। यह होता है उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम 1954। एक वेतन फिक्स कर दिया इनका। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया। 1954 का अधिनियम है। विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश की पेंशन को प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि तक संशोधित करने की अनुशंसा करती है? यह 16,80,000 रुपये। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश खालिस्तान वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा। 65 वर्ष, मतलब अधिकतम उम्र 65 वर्ष होती है एक न्यायाधीश की। भारत के संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र में सेवानिवृत्ति होती है 65 की में होती है। देखो सीपीयू में कितनी बारी पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ये सर्वोच्च न्यायालय का ना प्रधानमंत्री को, ना मुख्य न्यायाधीश को, ना इसको भारत के राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल खालिस्तान के आधार पर हटाया जा सकता है। देखो ये भी ठीक है, ये ठीक है, इसके आधार पे आंसर ये है। सिद्ध देवियार या एक्समता, अगर ये हैं तो तब ये हटाया जा सकता, वरना नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश
के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट की सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकता। प्रेसिडेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? अगर संसद ने हटाना तो विशेष बहुमत गलत है, वरना प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। महाभियोग खत्तर पेश किया गया था। ये थे जस्टिस रामास्वामी जी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? 1991 में लाया गया था। इसमें नहीं लिया, इसमें नहीं, इसमें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 127। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। खालिस्तान का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं होती। ये होता है मौलिक क्षेत्र। मौलिक क्षेत्राधिकार खुद का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र या राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? मूल क्षेत्राधिकारों को। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में अधिकारिता के अधीन होता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों को भोगने, प्रवर्तन या सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को भी है, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, ए और बी दोनों को। इनमें से कौन सा क्षेत्राधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? याचिका का न्यायाधीश क्षेत्र अर्थात न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रधान अधिकारियों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय में सक्षम याचिका दायर करने का अधिकार देता है? आर्टिकल नंबर 32। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल नंबर 32। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? आर्टिकल 32 में। सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। मौलिक
अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की सकती हैं? 5 रिट। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाओं रिट्स जारी करने की शक्ति दी गई। संविधान की इन याचिकाओं कितने प्रकार से वर्णित है? 5 प्रकार तक वर्णित है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों का विशेष व्यवस्था नहीं की है? देखो, रिट 5 प्रकार की होती हैं, 1, 2, 3। ये कोई वो रिट नहीं है अपने पास। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? निजी स्वतंत्रता का है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 22। निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैध को चुनौती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परामर्श कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी या उसके आधिकारिक कार्यों करने के लिए की जाती है? परामर्श। निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पद अधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? देखो, जो पद पे है उसका खातर परामर्श जारी करनी पड़ती है। तब जारी किया जाता है, खालिस्तान तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, तो इसमें होती है परामर्श। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी सामंजस्य रिट को जारी करके किसी पदाधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। देखो, कि कोई भी अगर पदाधिकारी है नहीं, उसके खिलाफ बस परामर्श जारी कर सकती है। परामर्श के समादेश का क्या अर्थ है? हमारा आदेश है इस पूरी में नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्न न्यायालय को जारी करता है? प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी कर सकती है प्रतिषेध। रिट होती है भी एक प्रकार की। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। किस न्यायालय के फैसले को देश में बाकी सभी न्यायालयों को बाध्याधिकारी करते हैं? उच्चतम न्यायालय के फैसले को।